अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आज की संगोष्ठी के तृतीय सत्र में अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, मैं क्या कहूँ, इनके लिए मैंने मेरे पास बहुत आदर पूर्वक शब्द हैं। मेरा परिचय अगर विनोद जी कुछ बोले, मैं उससे पहले एक तो जो आज किसी ने कहा कि शायद ये पहली गोष्ठी है धर्मपाल जी के जाने के बाद किसी विश्वविद्यालय में या किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे, तो ऐसा नहीं है। धर्मपाल जी के 2006 में गुजरने के बाद सबसे पहली बार अगर किसी ने इनिशिएटिव लिया उनके काम और उनके विचारों पे बातचीत रखने का, तो वो विनोद सर ने लिया था लखनऊ में अपने JNPG कॉलेज में 2009 में। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य था कि उस विचार सत्र में धर्मपाल जी की बेटी गीता धर्मपाल भी मौजूद थी और बहुत ही सारगर्भित वो चर्चा हुई थी, जिसका वीडियो और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ उपलब्ध है। विनोद जी का परिचय भी नहीं हम लोग करा पाए। विनोद जी बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट हैं। पहले खड़गपुर IIT में रहे हैं, बाद में लंदन में कुछ दिनों तक काम किया है। अभी अपने पारिवारिक कारणों से JNPG कॉलेज, चूँकि लखनऊ घर है, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और भी बहुत सारे संस्थाओं में रहे हैं और पॉलिटिकली कांग्रेस के साथ इन्वॉल्व हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के उत्तर प्रदेश के कामों को देखते हैं और बहुत अच्छे सोशल साइंटिस्ट हैं और दुनिया भर में जाकर के भारत की समाज व्यवस्था के बारे में, जो गांधी की दृष्टि से भारत की समाज व्यवस्था है और जिस पे धर्मपाल जी पे जिसकी छाप दिखती है, उन सब सारे विषयों को बहुत गहराई से देश में ही नहीं दुनिया भर में बात रखते हैं। ऐसे अब के हमारे वक्ता हैं डॉक्टर विनोद चंद्रा जी, स्वागत। मैं थोड़ा सा संदर्भ बताना चाहता था, इन्होंने बता दिया। पवन जी से मेरा परिचय मेरी उस 2009 की संगोष्ठी में हुआ। श्री धर्मपाल जी के गुजर जाने के बाद, जैसा अभी पूर्व सत्र अध्यक्ष ने कहा कि हाउ टू टेक हिज वे फॉरवर्ड, शायद वो उनकी इच्छा रही होगी। हम लोगों ने उसके काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से उनके ऊपर एक संगोष्ठी सुनियोजित की और आप सबको ये बताना चाहूँगा कि उसमें समाजवादी चिंतन धारा से बहुत सारे जुड़े लोग, प्रोफेसर आनंद कुमार JNU से, पवन जी और गीता, उनकी सुपुत्री गीता धर्मपाल फिक्र, और तमाम और ऐसे लखनऊ से और तमाम अन्य शहरों से लोग इकट्ठे हुए। उसके भी सूत्रधार श्री रूपेश पांडे जी थे, इसलिए मैं उनके लिए तालियां बजाकर उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि व्यक्ति कितना छोटा हो या बड़ा हो यह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके कार्य कितने प्रभावी हो वह महत्वपूर्ण होता है। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए, काशी बहुत जाना माना नाम है। हम लोगों के लिए काशी की विद्वत परंपरा पूजनीय है। उसमें यदि 12 वर्षों के बाद धर्मपाल जी पे चिंतन गोष्ठी हो रही है तो काशी का हम अभिनंदन करते हैं, लेकिन काशी में जन्मे पले बढ़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्मपाल जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी हम नमन और वंदन करते हैं। मैं रूपेश जी से बहुत दिनों से परिचित हूँ, हमारे अनुज हैं वो, लखनऊ में आने जाने और बनारस में हम लोगों को मौका मिलता है। गांधी के ऊपर मैंने जो चिंतन किया, काम किया, चिंतन तो नहीं कहूँगा, मैं एक विद्यार्थी हूँ। गांधी के जो कुछ कार्य थे उनको पढ़ने का मौका मिला। और सर मैं प्रणाम यहाँ से देना चाहता हूँ आदरणीय गोविंदाचार्य जी को, क्योंकि गोविंदाचार्य जी हमारे घर भी पधारे थे, रूपेश जी लेकर आए थे। मैं उनसे सुबह से दूर से प्रणाम कर रहा हूँ, यहाँ मैं अपने सामने आपको प्रणाम स्वीकार दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से जुड़ा
ये तो मेरा भाग्य है, लेकिन गांधी के काम से मेरा बहुत जुड़ाव था। और गांधी को मानने वालों में पार्टी लाइन नहीं थी। मैंने धर्मपाल जी को जब पढ़ा तो उसके अलावा भी पढ़ा मैंने गांधी में साउथ अफ्रीका में फिनिक्स के उनके उस आश्रम में विजिट किया, रहा, देखा जाकर। बहुत सारा अध्ययन करने के बाद पता लगा कि गांधी को एक फ्रेमवर्क में कोई पार्टी, कोई दल बांध देगा तो सबसे बड़ा अन्याय है। क्योंकि गांधी और नेहरू का संवाद, अंडरस्टैंडिंग गांधी में धर्मपाल जी ने ही लिखा है कि किस तरह से गांधी जी और नेहरू जी के बीच में मतांतर हो गया, और गांधी जी ने यही टेक्नोलॉजी के इशू पे, पिछले सत्र पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, मुझे धर्मपाल जी का वही संस्मरण उस पुस्तिका में उनका लिखा हुआ लेख याद आ रहा था कि किस तरह से नेहरू जी ने अपना विरोध व्यक्त किया गांधी जी से कि ये टेक्नोलॉजी से, गांधी जी तो हिंद स्वराज लिख चुके थे और टेक्नोलॉजी को या मशीन्स के प्रभावी इस्तेमाल और जो जिसे कहते हैं मास प्रोडक्शन के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल हो रहा था उसका विरोध कर चुके थे। नेहरू उसका विरोध कर रहे थे। नेहरू ने उनको पत्र लिखा और कि ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो गांधी ने, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब धर्मपाल जी बोल रहे हैं, और धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक अंडरस्टैंडिंग गांधी में लिखा है। ये जब आप लोग चर्चा कर रहे थे तो मेरे सामने वही पुस्तक से जो में प्रकाशित दृश्य है वो सामने आ रहे थे कि कैसे नेहरू और गांधी का संवाद हो रहा है। तो गांधी ने जब लिखा कि तुम बताओ कि क्यों हमसे असहमत हो, हम इंडियन ओपिनियन में छाप देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको पब्लिक मत करिए कि मैं आपसे डिफरेंस कर रहा हूँ। ये भी लिखा उन्होंने, ये भी उन्होंने लिखा है धर्मपाल जी ने। तो कभी कभी आज बड़ा अच्छा ये संयोग है कि धर्मपाल जी के व्यक्तित्व को एक वक्ता ने बहुत अच्छे से कहा कि वो इतिहासकार नहीं थे, खाली ही वॉज नॉट कलेक्टिंग द इवेंट्स। और मैं भोजन के दौरान सुन रहा था कि जो एक आज जो उद्घाटन सत्र में एक वक्ता थे, वो ये बता रहे थे कि श्री विद्यानिवास मिश्र जी की परंपरा में वो इतिहास को कैसे, विद्यानिवास जी कैसे इतिहास को बताते थे कि इतिहास क्या है। इतिहास इनफैक्ट उनके दृष्टि में खाली फैक्ट्स और जो रिपोर्टिंग ऑफ द फैक्ट्स नहीं है, या खाली जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में हिस्ट्री वर्ड कहा गया, दिस इज नॉट द इतिहास। वो कह रहे थे इतिहास एक दृष्टि है। और ये विद्यानिवास जी जो कि बनारस काशी ट्रेडिशन से जाते थे, वो भी इस बात को कह रहे थे। धर्मपाल जी के पूरे इतिहास लेखन में, मतलब वैसे तो अगर हम टेक्निकली स्पीकिंग तो वो हिस्ट्री लिखी है, लेकिन वो हिस्ट्री नहीं है, वो पास्ट को समझने की एक दृष्टि है। और पास्ट को समझने के लिए उन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, और उस हिस्टोरिकल एविडेंसेस से उन्होंने उस सभ्यता का, जिस सभ्यता का वो अध्ययन कर रहे हैं, उस सभ्यता का परिचय आज की मौजूदा समाज को कराने का प्रयत्न किया है उनका। इसलिए मैं एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उनके उस इतिहास लेखन में समाजशास्त्र ढूंढता हूँ। और समाजशास्त्र विषय जब हमने पढ़ा तो हमको ये अध्ययन में पता लगा कि ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बिना समाजशास्त्र नहीं पढ़ा जा सकता। तो समाजशास्त्र के लिए एक अच्छा इतिहासकार भी बनना बहुत जरूरी है। तो जब अच्छा इतिहासकार और अच्छा मानव शास्त्री बनना जरूरी है, तो मुझे लगता था कि धर्मपाल जी अगर भारतीय प्राचीन सभ्यता की बात जब कर रहे हैं, तो उस प्राचीन सभ्यता के समाज के ऊपर वो दृष्टि डाल रहे हैं कि किस तरह का समाज था, किस तरह की सब परिस्थितियां थी, किस तरह का जीवन था, और उसके ऊपर उनकी दृष्टि है। तो अब उनको किसी विषय में बांधना, मुझे लगता है कि इस संगोष्ठी से एक निष्कर्ष जरूर निकलेगा आयोजकों के लिए, और वो आप अपने कुलपति जी को जरूर दीजिएगा या आगे प्रचारित करिएगा कि धर्मपाल जी को किसी हम विषय की परिधि में बांध कर न देखें, उन्हें न केवल सामाजिक दार्शनिक बताएं, न उन्हें हम इतिहासकार के एक दायरे में बांध दें, न समाजशास्त्री या मानव शास्त्री के दायरे में या विज्ञान के इतिहासकार के एक विशेषज्ञ के रूप में बांधें,
बल्कि उनको एक समाज दृष्टि को समझने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व समझे जो इतिहास की दृष्टि से भारतीय प्राचीन सभ्यता को समझ रहे थे और उस समझ को आज की मौजूदा पीढ़ी को बताना चाहते थे। ऐसे विद्वान थे, ऐसे उस युग पुरुष को हमें याद करना चाहिए और उनको किसी विषय की परिधि में नहीं बांधना चाहिए। ऐसा मेरी समझ अभी 3 सत्रों में सामने आई है, जो मैंने बड़े विनम्र भाव से आप तक प्रेषित की। दूसरी बात जो मैं कहने आया हूं, आप लोगों से शेयर करने आया हूं, कि जब मैं गांधी को पढ़ता था तो गांधी ने हिंद स्वराज लिखा। सबको पता है हिंद स्वराज एक ऐतिहासिक ऐसी पुस्तिका बनी जिसने भारतीय संदर्भ में, भारतीय राजनीतिक परिवेश में उस 1909 से लेकर जब वो प्रकाशित हुई 10 में सामने आती है और 10 से लेकर 42 तक ऐसा उथल पुथल किया है। जो भी भारतीय राजनीति में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में जो कुछ भी हुआ, उसके पीछे हिंद स्वराज एक अपनी महती भूमिका अदा कर रही थी। और हिंद स्वराज एक पुस्तिका या एक मतलब गांधी ने तो इतना लिखा कि 100 वॉल्यूम्स उसके प्रकाशित हुए, लेकिन उस सब में जो गांधी की दर्शन, गांधी की समझ, गांधी की सोच दिखाई पड़ रही थी, वो हिंद स्वराज में सबसे पुष्ट रूप में चल रही थी। और उस गांधी की उस सोच से गांधी ने उसको, अगर 1909 में लिखा है, जिस परिस्थिति में लिखा है वो तो इतिहास है, वो हम आपको संदर्भ दे सकते हैं, लेकिन जो कुछ लिखा है उसको जीने का प्रयास किया है 1942 और 48 आखिरी सांस तक। यह बात धर्मपाल जी ने बड़े सशक्त रूप से अपनी लेखनी से स्थापित की है, क्योंकि उस समय तमाम विवाद था। गांधी के मानने वालों में ही बड़ा अंतर विरोध था और गांधी के जो अनुयायी थे वे गांधी के हिंद स्वराज से पूर्णतया या आंशिक रूप से, कुछ तो पूर्णतया असहमत थे, कुछ आंशिक रूप से थे। क्योंकि गांधी का करिश्मेटिक पर्सनालिटी जो थी वो इतनी मैग्नेटिक थी कि बहुत सारे लोग उनसे आकर्षित होते थे। तो बहुत सारे लोगों को यह साहस ही नहीं था कि वो गांधी का उनके मुख पे हिंद स्वराज को लेकर विरोध कर सके, लेकिन विरोध था। बहुत सारे लोगों ने मौखिक लिखित विरोध दर्ज किया। गांधी से प्रश्न होते थे, गांधी ने उन चीजों को अपने पूरे 10 यानी, और मान लीजिए कि 1915 में भारत में आगमन के बाद से 1948 आखिरी सांस तक गांधी ने जो कुछ भी जिया है भारत में और भारत को जिया है, भारत के साथ अनुभव किया है, उसमें गांधी का हिंद स्वराज झलकता है। इस बात को धर्मपाल जी बहुत अच्छी तरह से स्थापित करते हैं। मैं अपने पूरे वक्तव्य को गांधी, हिंद स्वराज और धर्मपाल जी तीनों में कोशिश करूंगा कि बांधने की प्रयत्न करूंगा। हिंद स्वराज के बारे में हम सब जानते हैं कि हिंद स्वराज जो लिखी गई, गांधी ने जो हिंद स्वराज लिखा, वो उसका भी एक इतिहास है। हिंद स्वराज लिखने के पहले वो काफी साउथ अफ्रीका में जो एक पूरा मूवमेंट खड़ा था, उससे वो उसका वो नेतृत्व कर रहे थे। एक बहुत ही विद्वान मित्र थे उनके, डॉक्टर प्रणजीवन मेहता। तो डॉक्टर प्रणजीवन मेहता जी के आग्रह पर और उनके साथ उनका बड़ा संवाद हुआ। 4 माह वो लंदन में रहते हैं और उनका जो उनसे विमर्श होता है, बड़ा उनसे मतलब कहा जाए कि उनसे संवाद है, उस संवाद में उन्होंने अपना जो कुछ, जैसे कहते हैं कि मन में जो उनके भाव था, आक्रोश था अंग्रेज सरकारों के विरोध में और
अंग्रेज सरकार ही नहीं बल्कि अंग्रेजी सभ्यता जो जिसको वो मॉडर्न सिविलाइजेशन कह रहे थे, वो इंग्लिश या ब्रिटिश सिविलाइजेशन नहीं कहते थे, वो मॉडर्न सिविलाइजेशन कह रहे थे। जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उसके विरोध में जो कुछ भी उनके विचार थे वो रंजीवन भाई मेहता के संवाद से शुरू होते हैं। और जब वो वापस लौटने लगे तो किल्डोनन कासल में जो उनका शिप में उन्होंने लिखा, उस सब के इतिहास के बारे में जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो पुस्तिका लिखी वो साउथ अफ्रीका में आने के बाद 2 भागों में गुजराती भाषा में पहली बार प्रकाशित हुई। इंडियन ओपिनियन नाम के जर्नल में वो 17 और 18 दिसंबर 1909 में जब प्रकाशित हुई उसका, और वो प्रकाशित होने के बाद चूंकि उसमें उन्होंने जो अध्याय लिखे थे उस सब अध्याय में मेन उनका जो फोकस था वो था क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। और वो मॉडर्न सिविलाइजेशन को कहते थे कि ये ब्रिटिशर्स की देन है या यूरोपियंस की देन है। तो उनका कहना था कि ये जो यूरोपियन समाज है या यूरोपियन समाज ने जो आधुनिक सभ्यता को गठित किया है, ये जो बताया है, ये जो बता रहे हैं, जिसमें तमाम इंस्टीट्यूशंस की बात करी है, उस सब का के ऊपर उन्होंने अपने बड़े प्रभावशाली तरीके से अपने क्रिटिक प्रस्तुत किए थे। तो ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को एक खतरा दिखाई पड़ रहा था। और क्योंकि गोखले उनसे संपर्क में थे और गोपाल कृष्ण गोखले ये चाहते थे कि वो भारत आ जाएं, आज भारत में उनकी आवश्यकता है आंदोलन को लीड करने के लिए, तो एक पूरा इस सब की जानकारी ब्रिटिश सरकार को थी। तो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो महात्मा का टाइटल उस समय तक उनको पब्लिकली नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने कह दिया था कि ये जो व्यक्ति है जो इतने सशक्त तरीके से साउथ अफ्रीका में बैठकर अगर ब्रिटिश सरकार की और गोरों की वजह से जहाँ गया, पढ़ा लिखा, उसके बाद भी उनका इतना प्रबल तरीके से विरोध कर रहा है, यह महात्मा ही होगा, ऐसा संत ही होगा। तो वो महात्मा के रूप में वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन पब्लिक डोमेन में उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी ही कहा जा रहा था। उस महात्मा गांधी के उस पुस्तिका का जो अंग्रेजी संस्करण आता है 24 मार्च 1910 में, उसमें उन्होंने पहला प्रीफेस लिखा और वो किताब उसके कुछ पुस्तिका भारत में भी भेजी गई और इसकी सूचना भारत में उस समय ब्रिटिश सरकार को मिल चुकी थी। बॉम्बे गवर्नमेंट ने उसको उतरते ही बैन कर दिया। ये सारी बातें ये बता रही थी कि किस तरह से ये जो ब्रिटिश रूल था, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन का एजेंट के तरह से ब्रिटिश रूल काम कर रहा था, वो कितना डर गया था, कितना डरा रहा होगा। तभी एक पतली सी पुस्तिका को बैन कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको भारत में सर्कुलेट ना होने दो। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो ये बतलाती हैं कि हिंद स्वराज कितनी सशक्त रही होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो हिंद स्वराज की जो पॉपुलैरिटी बढ़ती है, 1915 में जब भारत में गांधी जी आते हैं और गोखले की एडवाइस पे पूरे 1 वर्ष 15 से 16 वर्ष 1916 में पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं, भारत का अनुभव करना चाहते हैं, समझते हैं। और उस समय वो 17 तक चंपारण तक गए, उन्होंने सब कुछ देखा। उस समय ये बात स्थापित होने लगी कि जो हिंद स्वराज में गांधी कह रहे हैं वही गांधी का व्यक्तित्व भी है, ये बात झलकने लगी थी। और 1919 के आते आते गांधी ने अपनी हिंद स्वराज की पुस्तिका का प्रीफेस लिखा दोबारा। और आप सबको शायद ये बात पता भी हो कि हिंद स्वराज की पॉपुलैरिटी गांधी की पॉपुलैरिटी के साथ साथ बढ़ने लगी और खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बढ़ी बल्कि यूरोप और अमेरिका में भी बढ़ने लगी। आपको जानकारी होगी कि हरिदास टी मजुमदार नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति ने, ऑथर ने, जिसने किताब लिखी थी गांधी के ऊपर, गांधी द एपोस्टल, उस ऑथर ने 1924 में दोबारा एक हिंद स्वराज को अमेरिका से पब्लिश किया और उसका नाम आया सरमन ऑन द सी।
वो किताब अमेरिका में प्रकाशित होती है, और अगर आप लोगों को मौका मिले तो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। उसमें इतने सशक्त रूप में गांधी के उस पुस्तक के बारे में लिखा, उस पुस्तक के फ्रंट पेज पे ही महात्मा गांधी के शब्दों में लिखा कि दिस बुक इज ए सीवियर कंडेमनेशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। दिस वाज द statement written by the Mahatma Gandhi on the front page of this book, Sermon on the Sea, where Majumdar commented in his editor's note that Hind Swaraj is a book written by this Mahatma Gandhi, और इसमें उन्होंने लिखा उसके बारे में कि Mahatma Gandhi has very effectively employed the Socratic method of dialogue, और वो Socratic method of dialogue जो अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद शैली में लेखन था, वही सोक्रेट और के शैली में था, और वही महात्मा गांधी ने उसी शैली में वो संवाद, और संवाद का महात्मा गांधी ने एक जगह बताया बाद में कि इस संवाद शैली में हमने क्यों लिखा, क्योंकि जीवन भाई मेहता से जो हमारा संवाद हुआ था, उस संवाद में जो मेरे अंदर भावों में आक्रोश था ब्रिटिश और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए, मॉडर्न सिविलाइजेशन के लिए, हम उस आक्रोश को खोना नहीं चाहते थे। वो आक्रोश केवल संवाद शैली में ही आ सकता था, इसलिए मैंने हिंद स्वराज को उसी शैली में लिखा है, और वास्तव में उस शैली में अगर आप पढ़ें तो उस शैली में वो संवाद में वो तीव्रता दिखाई पड़ती है। और उस संवाद के बारे में लिखा, द लैंग्वेज इज चेस्ट, उनकी तारीफ में वो लिखते हैं वहां पर कि द लैंग्वेज इज चेस्ट, प्योर, सिंपल, डिक्शन डिग्निफाइड एंड आर्ग्यूमेंट डेक्स्ट्रसली हैंडल। तो बहुत कुछ हिंद स्वराज के बारे में आया। और अब हम जब हिंद स्वराज की बात करते हैं तो जैसे गांधी शरीर से व्यक्ति है, मानव है, और हिंद स्वराज भी उसकी एक फिलॉसफी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन गांधी ने कहा, तो गांधी से पूछा गया कि क्या आप हिंद स्वराज में कोई चेंज करना चाहेंगे? गांधी ने कहा नहीं, हम अपने में चेंज कर लेंगे लेकिन हिंद स्वराज में नहीं चेंज करेंगे। और 1939 में जब वो दोबारा प्रकाशित, उन्होंने किसी की राय नहीं मानी और उसमें एक लाइन भी चेंज नहीं किया, खाली एक प्रीफेस जरूर लिखा। लेकिन गांधी वॉज सो, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि देखना होगा कि गांधी का व्यक्तित्व कितना अडिग था। वो अगर उसने लिख दिया तो बड़े कन्विक्शंस के साथ लिखा और उसको एक्सपेरिमेंट किया, उसको ट्रूथफुली फॉलो किया। आज कितने लोग अपनी कही हुई बात और लिखी हुई बात को याद रखते हैं, फॉलो करना तो सर दूर है। तो गांधी जैसा कैरेक्टर शायद नहीं मिलेगा, या और भी आएगा तो हो सकता है सदियों लगे पुनः आने को। तो इस धरती में अवतार आते रहे हैं और अवतारों की धरती है। बुद्ध के बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बुद्ध के बाद गांधी आया, लेकिन ये आइंस्टीन कह गए। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि हम ये नहीं लगाते कि गांधी के बाद कोई दूसरा गांधी पैदा नहीं होगा, लेकिन गांधी वास्तव में एक ऐसी शख्सियत थे जो लिख गए, लिखा 1909 में, उसके बाद उसको फॉलो करते करते उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। इस बात को मैं नहीं कहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं विद्यार्थी हूं, मैं समझता हूं। इस बात को धर्मपाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से वाक्यों में बताया, और यही बात मैं यहाँ आज की संगोष्ठी में कहना चाहता हूँ कि गांधी, धर्मपाल जी की दृष्टि में हिंद स्वराज क्या था और गांधी क्या थे। मैं पढ़ता रहा गांधी को, आपको बताना चाहूंगा, छोटी सी बात है। धर्मपाल जी ने पूरी पुस्तिका में अपनी जो अंडरस्टैंडिंग गांधी 2003 में छापी, सर आप ही लोगों के वहां से प्रकाशित हुई, उस पुस्तिका में कहीं भी गांधी को गांधी नहीं कहा, कहीं थ्रू आउट द बुक ही रेफर्ड गांधी जी, अन्यथा महात्मा गांधी। यही दो शब्द, महात्मा गांधी अथवा गांधी जी लिखा। यू कैन आप उनके परसेप्शन को उससे रीड करिए कि महात्मा गांधी धर्मपाल जी के लिए क्या रहे हों। कोई व्यक्ति पूरे लेख में, पूरी पुस्तिका में केवल गांधी जी शब्द का इस्तेमाल करता है अथवा महात्मा गांधी, कहीं भी उन्होंने इसे, और पहले जब अध्याय में उन्होंने गांधी जी से, वो 1922 में पैदा हुए धर्मपाल जी, ठीक, और
महात्मा गांधी 1948 में डेथ होती है। तो जो पीरियड है 22 से लेकर 48 तक का, यानी 36 वर्ष का, इस 26 वर्ष का, इस 26 वर्ष में उन्होंने पूरा स्केच किया पहला चैप्टर कि कैसे उनके चाइल्डहुड पे किस प्रकार से उनके ऊपर गांधी का प्रभाव पड़ा। और उसमें बड़े इंटरेस्टिंगली ए चाइल्ड ऑफ द गांधीयन एरा वो बताते हैं कि कैसे वो गांधी से इन्फ्लुएंस हुए, कई चीजें उनके जीवन में हुई, ये भी जानने की जरूरत है। अभी हम लोग विद्यार्थी लोग कभी कभी पूर्व में एक सत्र में कह दिया कि गांधी और तुलना में कुछ वक्तव्य दे दिया जिसको हमें शोभा नहीं देता कि हम उस वक्तव्य को याद है। हमें जब बड़े लोगों की, बड़े महापुरुषों की चर्चा करनी होगी तो हमें तटस्थ होके बड़े सम्मानपूर्वक बातें करनी चाहिए। किसी की तुलना में किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं कहना, ये मेरी धारणा है। तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि धर्मपाल जी का के व्यक्तित्व पे गांधी का क्या प्रभाव हुआ उसको समझने की जरूरत है। और खाली गांधी का ही प्रभाव नहीं, गांधी के हिंद स्वराज का क्या प्रभाव था, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और वो आप ट्रेडिशंस को देखें तो वो अभी आपने भी देखा, बहुत सारे लोग यहाँ जानते हैं, मैं भी रूपेश पांडे जी के माध्यम से जान पाया कि श्री रविंद्र शर्मा जी जो श्रद्धेय गुरु जी के नाम से जाने जाते, उनके जीवन तक वो परंपरा दिखाई पड़ती है। वो हिंद स्वराज या वो माने गांधी को ना माने, दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्योंकि धर्मपाल जी भी यही कह रहे हैं कि मैं इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। आपने अभी पुराने संदर्भों में कहा, शायद ये भी सही हो सकता है। मीन्स ही इज अंडरमाइनिंग हिम his own authority, but he is projecting the idea what he is providing to the people. So व्यक्ति के विचार ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है। तो इस परंपरा को अगर आप देखें तो गांधी से धर्मपाल और धर्मपाल से रविंद्र शर्मा जी में दिखाई पड़ती, इसको देखना होगा। क्यों? क्योंकि और इन सारी परंपरा के पीछे हिंद स्वराज की में लिखी गई वो बातें हैं। हिंद स्वराज में भी गांधी ने जो लिखा होगा ऐसा नहीं है, वो उनका अनुभव है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स के परिणाम स्वरूप हिंद स्वराज लिखी गई। तो हम बहुत सारे संदर्भों में हिंद स्वराज को देखें, हिंद स्वराज के संदर्भ में गांधी को देखें, और गांधी के संदर्भ में धर्मपाल जी को देखें, और धर्मपाल जी के संदर्भ में रविंद्र शर्मा जी को देखें, श्रद्धेय आदरणीय गोविंदाचार्य जी को देखें, आपको देखें, हमको, किसी को देखें, सब विद्यार्थियों को देखें, तब वो परंपरा दिखाई पड़ती है और तब वो विचार की श्रृंखला दिखाई पड़ती है। और उसी संदर्भ में मैं ये बताना चाहूंगा कि धर्मपाल जी के ऊपर जो मुख्य प्रभाव थे वो ये थे कि जैसे गांधी कहते थे कि धर्मपाल जी ने एक जगह उसमें लिखा है कि गांधी वॉज एन अवतार। गांधी को उन्होंने अवतार स्वीकार किया है, और वो कहते हैं कि गांधी वॉज एन अवतार हु हैज कम टू लिबरेट अस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ए फॉरेन रूलर एंड टू एनेबल अस टू लिव वंस मोर इन आवर ओन वे। यानी गांधी एक ऐसा अवतार है जो हमको पुनः मुक्त कराने आया है इन विदेशी आक्रांताओं से, या ये जो हमारे शासक हैं आ गए हैं, इनसे मुक्त कराने आया है, और एट द सेम टाइम हमको अपनी ही जीवन शैली में पुनः ले जाने के लिए आया है। सो दैट इज द काइंड ऑफ अवतार। गांधी को वो अवतार के रूप में देख रहे हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट गांधी का और हिंद स्वराज का धर्मपाल जी भी पड़ा। हम कैसे मान लें कि धर्मपाल जी के ऊपर हिंद स्वराज का और गांधी का इम्पैक्ट नहीं? या तो बिल्कुल स्थापित सत्य है। गांधी की उस धर्मपाल जी की उस पुस्तिका में पहले चैप्टर में उन्होंने लिख दिया है। फर्दर मोर आगे वो कहते हैं कि उन धर्मपाल जी ने लिखा कि उनका सबसे ज्यादा जो गांधी जी से मेल मिलाप बढ़ा वो 1942 के जो उनका जो 8 अगस्त 1942 की जो स्पीच है क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्विट इंडिया का जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन है, उसमें गांधी जी की 45 मिनट की उस स्पीच का प्रभाव पड़ा। और
मैं मित्रों ये भी बताना चाहूंगा कि धर्मपाल जी ने लिखा कि उस स्पीच का पूर्ण रिपोर्टिंग, वो जो 100 वॉल्यूम्स ऑफ महात्मा गांधी वर्क है, उसमें भी पूरा वॉल्यूम, पूरा 45 मिनट का भाषण नहीं छपा है। ये जीवन है, उसमें उन्होंने गांधी के अपने ऊपर पड़े प्रभावों की चर्चा की है और उसको एक्नॉलेज किया है। तो जब धर्मपाल जी खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं तो हम लोग कैसे कहते हैं कि उनके ऊपर गांधी का प्रभाव नहीं पड़ा? गांधी का बड़ा मजबूत प्रभाव रहा। हम 2-3 चीजें आपके समक्ष लाना चाहते हैं। वो दोनों की विचारधारा में गांधी मतलब महात्मा गांधी, हिंद स्वराज और धर्मपाल, इन तीनों में एक साम्यता है। वो साम्यता है मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक। हिंद स्वराज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन का क्रिटिक है, गांधी जीवंत क्रिटिक है, धर्मपाल भी अपने आप में एक मॉडर्न सिविलाइजेशन को गांधी की परंपरा में लेते हुए मॉडर्न सिविलाइजेशन के क्रिटिक है। उसको कैसे है, ये सारी पुस्तक में उनके लिखा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2-3 वाक्यों में। 1910 में, मार्च 1910 में हिंद स्वराज के अंग्रेजी संस्करण की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि आधुनिक सभ्यता, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, यह इट इज रिप्रेजेंटेड द किंगडम ऑफ सैटन, मतलब शैतानों का राज्य। जो शैतान लोग हैं उनकी सभ्यता है। इतने खड़े भाषा में लिख रहे हैं वो, कड़े शब्दों में। जबकि दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि जबकि प्राचीन भारतीय सभ्यता इज ए किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर का राज है। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड, द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेड द गॉड ऑफ वॉर, while the ancient Indian the god of love. You can see the difference कि वो उस सभ्यता में और इस सभ्यता में कैसे अंतर स्पष्ट करें। वो कह रहे हैं गॉड ऑफ लव और वो गॉड ऑफ वॉर है। उसको उन्होंने क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट देके छोड़ दिया है। तो गांधी को भी हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स से देखना होगा। गांधी स्पिरिचुअल डिस्कशन में जा रहा है, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इस बात को रख रहे हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इन्होंने 1800 शताब्दी के तमाम दृष्टांत भारतीय ग्रामों के ऐसे दिए जिसमें पैसिव रेजिस्टेंस की जो बात गांधी ने अपने टूल के रूप में ली, उसको ये बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में वो ऑलरेडी भारत के गांवों में वह शस्त्र मौजूद था हमारे आम नागरिकों में। यदि हमें किसी का विरोध करना होता था, हमें अस्वीकार करना होता था, तो हम शांति से गांव छोड़ के जा सकते हैं। हम विरोध इस तरह करते थे तो अंग्रेज रूलर जो था वो कहता था भाई ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, गांव मत छोड़ के जाओ। यही तो था पैसिव रेजिस्टेंस, जिसको धर्मपाल जी कह रहे हैं कि अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कि ये जो चीज गांधी ने पैसिव रेजिस्टेंस का टूल बनाया, ये एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। वो वही चीज जो आज मॉर्निंग के सेशन में कहा गया कि गैप आ गया है, वो गैप में ये टूल खो गया था, जिसको गांधी कहता है कि इसको रिवाइव करो। ये टूल एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का टूल ही इस भारतीय सभ्यता का एक सशक्त भाग है और यही इसका जीवन है। इससे ही हम एक स्वस्थ और सुखी समाज की कल्पना कर सकते हैं। तो उस टूल की बात, और वही एक हिस्टोरियन धर्मपाल या ऐतिहासिक दृष्टि को देने वाला धर्मपाल कहता है कि गांधी सही कह रहे हैं और रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश रिकॉर्ड्स को निकालकर वो पोस्ट कर रहे हैं कि ऐसा भारत के गांवों में 18वीं शताब्दी में भी होता रहा है। गांधी कहते हैं My countrymen impute the evils of modern civilization to the English people and therefore believe that English people are bad and not the civilization they represent. अब आप देखिए आगे क्या कह रहे हैं। My countrymen therefore believe that they should adopt modern civilization and modern methods of violence to drive out the English. अंग्रेजों को, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और आजकल इस पे राजनीतिक दल बहुत डिबेट कर रहे हैं। अभी अभी हाल में 75वीं वर्षगांठ सुभाष बाबू की हिंद फौज की मनाई गई। मैं सिर्फ इतना ही संदर्भ दूंगा, आगे आप सब समझदार हैं। यहाँ इस देश में हर चीज में राजनीति होने लगती है। गांधी
आज हम इस सभ्यता विमर्श के इस डिबेट में खुलकर ये बात कह सकते हैं कि गांधी किस भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, जहां वायलेंस नहीं है, लेकिन एक तबका जो ब्रिटिश मॉडर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हो गया था 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से, वो तबका जिसको अभी कहा गया किसी बड़े सुंदर तरीके से मिडिल क्लास इंडियन, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूं तो पिछले सत्र में किसी ने कहा या उसके भी पहले वाले सत्र में कि ये मिडिल क्लास इंडियन माइंडसेट बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हुआ वो मॉडर्न वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन था या जो ब्रिटिश प्रोपोगेटेड मॉडर्न टूल से, जहां पर वो ये मान रहा था हमारे ही हिंदुस्तानी भाई कि अगर हमको अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए तो हमें अंग्रेजों वाले ही मॉडर्न सिविलाइज्ड कन्वर्ट कर दें इंडियन तरीकों से जीने के लिए, क्योंकि इंडियन तरीके ना हम छोड़ें। फर्दर गांधी कहता है, गांधी जी कहते हैं कि my countrymen therefore believe that they should adopt modern civilization and modern method of violence to drive out the English. Hind Swaraj has been written in order to show that they are following a suicidal policy and that if they would but revert to their own glorious civilization, either the English would adopt, देखिए वो कह रहे हैं या तो अंग्रेज लोग हमको अडॉप्ट कर लेंगे and become Indianized or find their own occupation and go back to their country. ये कन्विक्शन था गांधी का। गांधी जी बड़े कन्विक्शनफुल व्यक्ति थे और कन्विक्शन वही कर पाता है जो गॉड और ट्रुथ, जो ट्रुथ मतलब सत्य के सही तरीके से ईश्वर की निष्ठा, सत्यनिष्ठा और ईश्वर निष्ठा में विश्वास रखता है। आगे मैं ये बात बताना चाहूंगा गांधी जी के संदर्भ से ही, गांधी जी की जो सत्य और धर्म की निष्ठा है उस पे धर्मपाल जी की क्या दृष्टि है, ये भी जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल इस पे भी काफी राजनीति में छद्म छोटी चीजों को प्राप्त करने के लिए हम अपने देश को काफी भ्रमित कर रहे हैं। शायद हमें, और अब तो विश्वविद्यालयों में भी मैं बड़े कष्ट के साथ इस बात को कह रहा हूं कि इस विश्वविद्यालयों में भी अब इस प्रकार के यूजीसी द्वारा पारित ऐसे आदेश आ गए हैं कि आप मौजूदा सरकारों के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं रहा। विश्वविद्यालय में यदि चिंतन परंपरा नहीं रहेगी, स्पष्ट बोलने की, अभिव्यक्ति करने की छूट नहीं रहेगी, तो मैं समझता हूं कि धर्मपाल जी की हत्या होगी, रविंद्र जी की हत्या होगी और गांधी की हत्या होगी। क्योंकि अगर आप अपनी बात को नहीं कह सकते तो फिर किस स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी हिंद स्वराज की वकालत के साथ साथ अपने आप को मानवता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और गांधी जी, धर्मपाल जी लिखते हैं कि गांधी जी से हजारों लाखों लोग मिले हैं और मिलते हैं। उन्होंने सबसे अपनी बात रखते हुए यही एहसास दिलाया कि वे सदैव भारत के जन जन तक पहुंचना चाहते हैं। उनके ईश्वर की कल्पना कुछ सामान्य लोगों से भिन्न थी। वे सदैव ईश्वर से साक्षात्कार करना चाहते थे, वे ईश्वर को साक्षात अनुभव करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए ही हिंद स्वराज के मार्ग को चुना। उनके लिए गॉड इज नीदर इन हेवन नॉर डाउन बिलो, जमीन पे भी नहीं है और ना वो स्वर्ग में है, बट इन एवरीवन, एंड सब में है वो। एंड हिज एंडेवर वाज टू सी गॉड थ्रू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में ही गॉड है। ये बात गांधी कह रहे थे। यही कारण था कि उन्होंने दरिद्र नारायण जैसे कॉन्सेप्ट की बात करी, हरि जन की बात करी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसमें ईश्वर, हरि, नारायण यह सब कहाँ दिखाई पड़ता है? सामान्य जन में। ईश्वर उनका सामान्य जन में है, हरि उनका सामान्य जन में है और नारायण भी उनका सामान्य जन में है। तो इस प्रकार की कल्पना, इस प्रकार का सिविलाइजेशन गांधी चाहते थे और इस प्रकार का सिविलाइजेशन वास्तव में भारत के लिए सबसे उपयुक्त सिविलाइजेशन है। गांधी जी ने 1936 में लिखा, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल
and I cannot find him apart from the rest of the humanity. मैं ईश्वर को मानवता से भिन्न नहीं मान सकता. My countrymen are my nearest inert, that I must concentrate on serving them. If I could persuade myself that I should find him in Himalayan cave, I would proceed there immediately. कहते हैं, सटायर अपने ऊपर कहते हैं कि अगर हम अपने को परसुएट करें कि ईश्वर हिमालय की गुफाओं में है, तो मैं हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करूं. लेकिन मुझे यह पता है, बट आई नो दैट आई कैन नॉट फाइंड हिम अपार्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी. वो हिमालय में नहीं है, इन्हीं सामान्य लोगों में, इसलिए वो नहीं जाएंगे. ऐसा कन्विक्शन गांधी कर रहा है. और ये सब धर्मपाल जी लिख रहे हैं. धर्मपाल जी इसको पुष्ट कर रहे हैं कि हिंद स्वराज जो लिख दिया वो खाली टेक्स्ट नहीं है. बहुत सारे इंसिडेंट हैं, और मैं अक्सर भाषण वगैरह जब देता हूँ, टीचर हूँ तो पहचान लेता हूँ. जब मेरे पीछे कोई खड़ा हो जाए तो जान लीजिए कि समय सीमा आपकी खत्म हो रही है. तो मैं ये जानते हुए 1 मिनट और लूंगा और अपने मित्र से कहूँगा आप विराजें. हम 1 मिनट में सभ्यता से, हिंदू भारतीय सभ्यता के अनुसार 1 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर देंगे. बस 1 मिनट तो जरूर लेंगे, क्योंकि अधूरी बात होगी तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा. गांधी ने हिंद स्वराज में एक बात कही है जो लास्ट स्टेज है, जिसको मैं यहाँ लास्ट आखिरी में रेफर करना चाहता हूँ. गांधी जी, धर्मपाल जी, बताया मैंने कि किस तरह से वो इन्फ्लुएंस थे महात्मा के एक बात से. अकॉर्डिंग टू धर्मपाल, हिंद स्वराज essentially provide a vision of the desirable society. As a sociologist, as a student of sociology, समाजशास्त्र के एक विद्यार्थी होने के नाते मैं धर्मपाल जी को यहाँ पे इस वक्तव्य के साथ कोट करना चाहता हूँ कि धर्मपाल जी ने लिखा कि गांधी किस समाज की बात कर रहे हैं, एक डिजायरेबल सोसाइटी की बात कर रहे हैं. और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि दैट गांधी जी yearned for and the rules of and self discipline that were necessary to bind it together. ऐसे वांछित समाज की कल्पना गांधी और धर्मपाल या उनकी श्रृंखला के तमाम लोग कर रहे हैं या करते थे, जिसको धर्मपाल जी ने अपनी पुस्तक में लिखा. और इट इज आर्ग्यूड दैट गांधी जी's own life and actions are the testimony of his vision of the desired society. ये मैं जो धर्मपाल जी को समझ पाया हूँ, मुझे ये लगता है कि धर्मपाल जी इस बात से पूर्णतया सहमत थे कि गांधी का जो जीवन है वो एक प्रकार की टेस्टिमनी है, एक प्रकार की प्रामाणिकता है. जिस डिजायर्ड सोसाइटी की वो कल्पना कर रहे हैं, उसी डिजायर्ड सोसाइटी के उन पैरामीटर्स के चारों तरफ वो अपना जीवन बिता रहे हैं. आश्रम व्यवस्था में रहना, सरल जीवन जीना, जितनी आवश्यकता की वस्तु है उतनों का उपभोग करना, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा न देना, ग्रामीण संरचना को, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, चरखा 2000-5000 चरखे बंटवा देना इत्यादि, जो गांधी सेवा संघ बनाकर जिस प्रकार से उन्होंने काम किए, वो सब क्या था? वो सब वही एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के पैटर्न की तरफ सोसाइटी को ले जाना, यानी डिजायर्ड सोसाइटी की बात वो कर रहे हैं. तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं और अंत में ये कहता हूं कि ये संगोष्ठी निश्चित बात है कि एक लैंडमार्क साबित होगी, क्योंकि अब डिबेट खत्म हो गए. मैं बड़े विनम्र भाव से ये बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में अब एक केंद्रित चिंतन होने लग गया है. अब उन्मुक्त वातावरण में स्वतंत्र डिबेट नहीं हो रहे, और काशी की इस विद्वत परंपरा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है. यदि हम इसको ढक देंगे किसी भी एक, काशी के पांडित्य में तो यह परंपरा रही है कि हम अपने विरोधी को भी उतने ही मन से सुनते हैं जितने पीछे बैठे हुए ताली बजाने वाले सहयोगी को सुनते हैं. लेकिन दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से पिछले 2 दशकों में डिबेट कम हुआ, लेकिन अभी पिछले 5 सालों में डिबेट 0 पे पहुंच गया है. और यह डिबेट जारी रहे. हर विद्यालय में, हर महाविद्यालय में ऐसे भारतीय सिविलाइजेशन की बात की जाए. सोशियोलॉजी में मैं दुर्भाग्य से ये बात आपके समक्ष कहना चाह रहा हूं कि समाजशास्त्र में एक पर्चा होता था हिंदू सोशल सिस्टम, वो हटा दिया गया है.
आप बीएचयू के सिलेबस से सर निकाल के देखिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदू सोशल सिस्टम एक पेपर पढ़ाया जाता था विद्यार्थियों को बताने के लिए कि प्राचीन सभ्यता में हिंदू समाज व्यवस्था कैसे चलती थी। आज ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, सो एंड सो फोर्थ के टॉपिक्स तो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन हिंदू सोशल सिस्टम इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजिकल डिस्कोर्स इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च। कोई बच्चा रिसर्च नहीं कर रहा, कोई विद्यार्थी एमए के स्तर पे पढ़ नहीं रहा, कोई प्रोफेसर इस विषयों पे पढ़ा नहीं रहा है। मैं इस संगोष्ठी के माध्यम से आयोजकों से विनम्र भाव से निवेदन करता हूं कि अपने कुलपति जी को एक इसमें भी आप लिखिए कि इस प्रकार के चिंतन संगोष्ठियां हर विभाग में जिन जिन संकायों में संभव हो सके वे जरूर ऑर्गेनाइज कराएं, तब तो ये विश्वविद्यालय जीवित रहेंगे, वरना केवल हरियाली और बिल्डिंग के एक मात्र प्रतीक बन जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर विनोद चंद्र जी, आपने महात्मा गांधी और हिंद स्वराज का क्या प्रभाव माननीय धर्मपाल जी पे विषय प्रस्तुति किया। और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे